नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन अतीक अहमद का काफिला आज सुबह मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते हुए शिवपुरी के रामनगर टोल प्लाजा से गुजरा। वहीं आपको बताते चले कि यहां सुबह करीब 6:30 बजे से अतीक अहमद को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वैन से वॉशरूम के लिए नीचे उतारा गया था। अतीक को प्रयागराज की नैनी जेल में शिफ्ट किया गया है। वहीं अतीक के पहुंचने से पहले ही जेल में तैयारियां शुरू हो गई है। पुलिस की टीम बैरिकेडिंग कर तैनात है। और वहीं बताते चले कि शिवपुरी के जिस रास्ते से अतीक का काफिला गुजरा उसके दोनों ओर उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे। वहीं शिवपुरी जिले से होकर गुजरे गैंगस्टर अतीक अहमद का काफिला जैसे ही खराई चेक पोस्ट से होकर गुजरा, वहां अचानक अतीक अहमद की वैन के सामने एक गाय आ गई और वैन से टकरा गई। हादसे में गाय की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि वैन पलटने से बच गई है। उसके बाद पूरे काफिले को कुछ देर के लिए रोका गया और फिर काफिला यूपी के प्रयागराज के लिए रवाना हुआ, जहां पर मध्य प्रदेश की सीमा में अतीक अहमद को ले जाने वाला काफिला लगभग 130 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। तो अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है, जहां पर आपको बताते चले कि प्रयागराज की नैनी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। और वहीं अतीक के पहुंचने से पहले ही जेल में तैयारियां शुरू हो गई हैं। पुलिस की टीम बैरिकेडिंग कर तैनात है और साथ ही साथ शिवपुरी के जिस रास्ते से अतीक का काफिला गुजरा उसके दोनों ओर उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे थे। वहीं शिवपुरी जिले से होकर गुजरे गैंगस्टर अतीक अहमद का काफिला जैसे ही खराई चेक पोस्ट से होकर गुजरा, वहां अचानक अतीक अहमद की वैन के सामने गाय आ गई और वैन से टकरा गई, जहां पर हादसे में गाय की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि वैन पलटने से बच गई है। उसके बाद पूरे काफिले को कुछ देर के लिए रोका गया और फिर काफिला पूरी यूपी के प्रयागराज के लिए रवाना हुआ है। वहीं आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश की सीमा में अतीक अहमद को ले जाने वाला काफिला लगभग 130 किलोमीटर का सफर तय किया गया है। वहीं राहुल गांधी की सांसदी जाने और अडानी मामले पर विपक्ष के ब्लैक पोस्टर किया गया है। आपको बता दें कि ब्लैक प्रोटेस्ट किया गया है और इसमें 17 विपक्षी दल शामिल हुए। सोनिया गांधी भी काले कपड़े पहनकर संसद पहुंची। उधर लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा किया और एक सांसद तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आसन तक पहुंच गया और काला कपड़ा लहराने लगा। यह देख स्पीकर सभा को स्थगित कर चल गए और दरअसल सुबह 11 बजे जैसे ही दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी और इससे राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही को 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, लोकतंत्र के लिए काला अध्याय। पहली बार सत्ता पक्ष संसद को ठप कर रहा है क्योंकि मोदी जी के परम मित्र हैं, काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। एकजुट विपक्ष जेपीसी की मांग पर कायम रहेगा। तो वहीं खड़गे ने कहा, हम काले कपड़े में क्यों आए हैं? हम दिखाना चाहते हैं कि पीएम मोदी इस देश में लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। वहीं पहले उन्होंने संस्थाओं को खत्म किया, इसके बाद जहां जहां जिसने चुनाव जीता उसे डरा धमकाकर पीएम ने अपनी सरकार बनाई। जो लोग उनके आगे नहीं झुके उन्हें झुकाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया गया है। तो आज फिर से राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। आपको बताते चले कि अडानी मामले पर विपक्ष ने ब्लैक प्रोटेस्ट किया है और इसमें 17 विपक्षी दल शामिल हुए हैं और वहीं सोनिया गांधी भी काले कपड़े पहनकर संसद पहुंची। उधर लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा किया और एक तो सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आसन तक पहुंच गया और काला कपड़ा लहराने लगा। ये देख स्पीकर सभा को संसद को स्थगित करना पड़ा। और वहीं आपको बताते चले कि सुबह 11 बजे जैसे ही दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। इससे राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही को 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, कहा उन्होंने कि लोकतंत्र के लिए काला अध्याय। पहली बार सत्ता पक्ष संसद को ठप कर रहा है। वहीं मोदी जी के परम मित्र के काले कारनामे उजागर हो रहे। एकजुट विपक्ष जेपीसी की मांग पर कायम रहेगा।
खड़गे ने यह भी कहा कि हम काले कपड़े में क्यों आए हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि पीएम मोदी इस देश में लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे आज वाराणसी पहुंच गई हैं। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी बेटी की मौत के लिए सिंगर समर सिंह को दोषी ठहराया है। मधु दुबे का आरोप है कि समर सिंह ने अपने भाई के साथ मिलकर आकांक्षा की हत्या की है। मधु दुबे का कहना है कि आकांक्षा ने रो रो कर उन्हें सब कुछ बताया था। बताते चले कि बीते 21 मार्च को आकांक्षा बस्ती में शूटिंग कर रही थी, तब मोबाइल पर भोजपुरी गायक समर के भाई संजय सिंह का फोन आया था। फोन पर धमकी दे रहा था कि तुमको जान से मरवा देंगे। आकांक्षा की असिस्टेंट रेखा ने भी बताया कि मैडम सेट पर जोर जोर से रो रही थी। बताते चले कि समर सिंह रविवार रात से ही गायब है और वहीं एक्ट्रेस की मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस कई पहलुओं से इस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं पुलिस उनके मोबाइल की जांच भी कर रही है और बताया जा रहा है कि मोबाइल से आकांक्षा की मौत का राज खुल सकता है। आकांक्षा दुबे की मौत पे उनकी मां का यह बयान आया है। उन्होंने कहा कि सिंगर समर सिंह को दोषी ठहराया है और उन्होंने बोला कि आरोप है कि समर सिंह ने अपने भाई के साथ मिलकर आकांक्षा की हत्या करवाई है। वहीं मधु दुबे का यह भी कहना है कि आकांक्षा ने रो रो कर उनको सारी बातें बता दी थी। बताया जा रहा है कि 21 मार्च को आकांक्षा बस्ती में शूटिंग कर रही थी, तब मोबाइल पर भोजपुरी गायक समर के भाई संजय सिंह का फोन आया था। फोन पर धमकी दे रहा था कि तुमको जान से मरवा देंगे। वहीं आकांक्षा की असिस्टेंट रेखा ने भी बताया कि मैडम सेट पर रो रही थी और बताते चले कि समर सिंह रविवार रात से ही गायब है और एक्ट्रेस की मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं पुलिस कई पहलुओं से इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल पुलिस उनके मोबाइल की जांच भी कर रही है और बताया जा रहा है कि मोबाइल से आकांक्षा की मौत का राज खुल सकता है। तो वहीं देश में एक्टिव कोरोना मामलों में संख्या 10,000 के पार चली गई है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना की 1,805 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 6 लोगों की जान चली गई है। इससे पहले शनिवार को 1,890 कोरोना केस मिले थे और 7 मौत हुई थी। कोविड से होने वाली कुल मौतों की संख्या बढ़कर 5,30,837 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक एक्टिव केस बढ़कर 10,300 हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले गुजरात, महाराष्ट्र से मिल रहे हैं और वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट 3.19% और वीकली पॉजिटिव रेट 1.39% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय हर दिन सुबह 8 बजे 24 घंटों के कोरोना आंकड़े जारी करता है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण आज सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव और सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में वे बढ़ते कोविड मामलों से निपटने की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। साथ ही साथ 10 से लेकर 11 अप्रैल के दौरान देश भर के अस्पतालों में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल में सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पताल शामिल होंगे और इसमें दवाइयां, मरीजों के लिए बिस्तर, मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता का जायजा लिया जाएगा और साथ ही साथ मॉक ड्रिल के बारे में पूरी जानकारी आज होने वाली मीटिंग में दी जाएगी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 2 दिन पहले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को एक लेटर लिखा था। इसमें उन्होंने राज्यों से कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कहा था। तो वहीं खालिस्तानी आतंकवादी गुरपंत पन्नू कॉल पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी दे रहा है। कह रहा है कि यदि उत्तराखंड में उनके संगठनों के लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए तो उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री होंगे। आपको बताते चले कि रात तक यह मामला डीजीपी अशोक कुमार के संज्ञान में भी आ गया। उन्होंने इसकी तत्काल एसटीएफ के साथ
जांच कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं और वही एसटीएफ ने इन तमाम नंबरों को ट्रेस करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि ये पहला मामला नहीं है जब पन्नू के इस तरह के मैसेज वायरल हुए हैं। पहले भी कई बार इस तरह के लोगों के पास कॉल आती रही हैं। हालांकि पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उत्तराखंड में सिख फॉर जस्टिस संगठन का कोई आधार नहीं है। यहाँ पर उसके समर्थन भी पुलिस की नजर में नहीं आए हैं। तो खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने मुख्यमंत्री को धमकी दी है। आपको बताते चले कि वो कह रहा है कि अगर उत्तराखंड में उनके संगठनों के लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ मुख्यमंत्री होंगे। आपको बताते चले कि रात तक ये मामला डीजीपी अशोक कुमार के संज्ञान में भी आ गया है। उन्होंने इसकी तत्काल एसटीएफ से जांच कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं और साथ ही साथ एसटीएफ ने इन तमाम नंबरों को ट्रेस करना शुरू कर दिया है। बताते चले कि ये पहला मामला नहीं है जब मन्नू के इस तरह के मैसेज वायरल हुए हैं। पहले भी कई बार इस तरह से लोगों के पास कॉल आती रही है। हालांकि पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उत्तराखंड में सिख फॉर जस्टिस संगठन का कोई आधार नहीं है। यहाँ पर उसके समर्थक भी पुलिस की नजर में नहीं आए हैं। तो आपको बताते चले कि खालिस्तानी आतंकवादी ने धमकी दी है मुख्यमंत्री को। उसने मुख्यमंत्री को कहा है कि अगर उत्तराखंड में उनके संगठनों के लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं तो इसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री होंगे। और साथ ही साथ ये पूरा मामला रात तक यहाँ के जो डीजीपी अशोक कुमार है उनके संज्ञान में भी आ गया। उन्होंने इसकी तत्काल एसटीएफ से जांच कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं एसटीएफ ने इन तमाम नंबरों को ट्रेस करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ ये पहला मामला नहीं है जब पन्नू के इस तरह के मैसेज वायरल हुए हैं। पहले भी कई बार इस तरह से लोगों के पास कॉल आती रही है। हालांकि पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उत्तराखंड में सिख फॉर जस्टिस संगठन का कोई भी इसमें आधार नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पर उसके समर्थक भी पुलिस की नजर में नहीं आए हैं। यमुना जयंती के पावन पर्व पर चारधाम के पहले प्रमुख तीर्थ धाम यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पर्व पर दोपहर 12:41 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। आज मां यमुना के मायके खरगाली गांव में स्थित शीतकालीन यमुना मंदिर परिसर में पुरोहित समाज की बैठक में यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने का विधिवत ढंग से शुभ मुहूर्त निकलता है। वहीं आपको बताते चले कि इस मौके पर पुरोहित महासभा अध्यक्ष यमुनोत्री मंदिर सहित सचिव, उपाध्यक्ष समेत कई लोग भी मौजूद रहे। और वहीं इस शुभ मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट करके बधाई दी है। आपको बताते चले कि यमुना जयंती के पावन पर्व पर चारधाम के पहले प्रमुख तीर्थ धाम यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पर्व पर दोपहर 12:41 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। और आज मां यमुना के मायके खरगाली गांव में स्थित शीतकालीन यमुना मंदिर परिसर में पुरोहित समाज की बैठक में यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने का विधिवत ढंग से शुभ मुहूर्त निकाला गया। इस मौके पर पुरोहित महासभा अध्यक्ष, यमुनोत्री मंदिर समिति के सचिव, उपाध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं इस शुभ मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट भी सामने आया है। बिहार के डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री ने बेटी को जन्म दिया है। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने खुद ट्वीट कर बेटी के जन्म की जानकारी साझा की है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा, ईश्वर ने आनंदित होकर पुत्री रत्न के रूप में उपहार में दिया है। आपको बताते चले कि साल 2021 में राजश्री और तेजस्वी की लव मैरिज शादी हुई थी। यह शादी उस साल काफी चर्चा में रही थी। तेजस्वी के ट्वीट पर ही उनके समर्थकों समेत विपक्षी दलों के कई नेताओं की ओर से बधाइयां दी गई हैं। दरअसल दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट कर
तेजस्वी को बधाई दी है। वहीं राजद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और तेजस्वी ने साल 2021 में दिल्ली के साकेत इलाके में बहन सीमा यादव के फार्म हाउस पर शादी की थी। तो लालू यादव की पत्नी ने बेटी को जन्म दिया है और इसकी पूरी जानकारी लालू यादव ने खुद ट्वीट कर दी है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि ईश्वर ने आनंदित होकर पुत्री रत्न के रूप में उन्हें उपहार भेजा है। आपको बताते चले कि साल 2021 में राजश्री और तेजस्वी की लव मैरिज शादी हुई थी और ये शादी उस साल काफी चर्चा में रही थी। दरअसल तेजस्वी के ट्वीट पर ही उनके समर्थकों समेत विपक्षी दलों के कई नेताओं की ओर से बधाइयां दी गई हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट कर तेजस्वी को बधाई दी। वहीं राजद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। तेजस्वी ने साल 2021 में दिल्ली के साकेत इलाके में बहन सीमा यादव के फार्म हाउस पर राजश्री से शादी की थी। पूर्व विदेश मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को दिल्ली बीजेपी ने विधि प्रकोष्ठ का सह संयोजक नियुक्त किया है। बताते चले कि बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की इकलौती बेटी हैं। वहीं उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पूरा किया है। इसके बाद उन्होंने इनर टेम्पल से लॉ की डिग्री भी हासिल की है। वो अपने पिता स्वराज कौशल की तरह क्रिमिनल लॉयर है। बांसुरी पहली बार तब सुर्खियों में आई जब ये खुलासा हुआ कि वो आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की लीगल टीम का हिस्सा थी, जिसके बाद बांसुरी विवादों में आ गई थी। जिसके बाद दिवंगत नेता सुषमा स्वराज ने अपनी बेटी के बचाव में कहा था कि वो अपने प्रोफेशन व अपने काम के लिए आजाद है। सुषमा स्वराज भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उनकी इच्छा थी कि वह कृष्ण की तरह अपने जीवन के कई किरदार निभाए। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी काफी पसंद थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम बांसुरी रखा था। बताते चले कि बीजेपी की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज ने हरियाणा से पॉलिटिक्स करियर की शुरुआत की थी। 25 साल की उम्र में सरकार में वो राज्य की श्रम मंत्री बनी। इसके बाद सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। वही 1996 में वो दिल्ली से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी और वही वाजपेयी सरकार में 13 दिनों की सूचना प्रसारण मंत्री भी बनी थी। तो आपको बताते चले सुषमा स्वराज की जो बेटी हैं वो बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं और उसके बाद आपको बताते चले कि उन्होंने ये खुलासा किया है कि पूर्व विदेश मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को दिल्ली बीजेपी ने विधि प्रकोष्ठ का सह संयोजक नियुक्त किया था। और साथ ही साथ बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की इकलौती बेटी हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद उन्होंने इनर टेम्पल से लॉ की डिग्री हासिल की है। वो अपने पिता स्वराज कौशल की तरह क्रिमिनल लॉयर है। बांसुरी पहली बार तब सुर्खियों में आई थी जब ये खुलासा हुआ था कि वो आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की लीगल टीम का हिस्सा थी, जिसके बाद बांसुरी विवादों में आ गई थी। वहीं इस पर बचाव करते हुए दिवंगत नेता सुषमा स्वराज ने आई सामने और उन्होंने कहा कि प्रोफेशन और वो अपने काम के लिए आजाद है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि सुषमा स्वराज भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उनकी इच्छा थी कि वो कृष्ण की तरह अपने जीवन में कई किरदारों के निभाए और उन्हें भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी काफी पसंद थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम ही बांसुरी रख दिया था। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।